हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अध्यक्ष जी, आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, पर दुख इस बात का है माननीय अध्यक्ष जी कि आज नारी सशक्तिकरण के ऊपर विशेष सत्र बुलाया गया और फिर उसको समय की जंजीरों में बांध दिया गया। 5 घंटे की चर्चा कराने का प्रस्ताव है। बहरहाल मैं अपनी बात को प्रयास करूंगी और सभी सदस्यों से का सहयोग भी मांगूंगी कि कम समय में भी हम अपनी बात को रख सकें, अपनी भावनाओं को रख सकें। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन में मैं अपनी आधी आबादी की आवाज़ को लेकर के खड़ी हुई हूँ। शुरुआत इतिहास से करूँगी क्योंकि इतिहास ही सबसे बड़ा गवाह होता है सच्चाई का। बहुत से आरोप लगातार सुनते आ रहे हैं, क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, पर मैं कुछ तथ्य सामने रखूँगी। मैं बात करूँगी आज़ादी के पहले की। साल 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और जो उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति को सौंपी थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने महिलाओं को पुरुष के बराबर नागरिक अधिकार और सार्वभौमिक मताधिकार देने की बात कही। उसके बाद फिर 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में ये सिद्धांत भारत की रणनीति की आत्मा बना और उसी का परिणाम था कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पहले दिन से ही महिलाओं को मत अधिकार का अधिकार दिया गया, जबकि अमेरिका और कई ऐसे विकसित देश जहां 150 साल भी महिलाओं को इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये हमारे संविधान को मजबूत करने की सबसे बड़ी नींव थी और महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पूंजी थी। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार जब आई तो 1961वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया। 1988 में वोट देने की उम्र 21 से 18 की गई और लगभग 3.5 करोड़ नए मतदाताओं को इससे अवसर मिला और आधी आबादी को भागीदारी भी मिली। इसके बाद एक कड़वा सच भी मैं जरूर सामने रखूंगी। 64वां और 65वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी लेकर आए, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में देने की बात थी, पर वो संशोधन पास नहीं हो पाया। और विरोध किसने किया था? साक्ष्य है, गवाह है सदन कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। और क्या कह के विरोध किया था कि ये संघवाद के खिलाफ है, राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप है, ये कहा था। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को पंचायत में 33% आरक्षण मिलना था तो वो संघवाद के खिलाफ कैसे हो सकता था? महिलाओं राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप कैसे हो सकता था? पर फिर भी कांग्रेस पार्टी रुकी नहीं। नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी 1992-93 में और 73वां संशोधन अधिनियम हम लाए, जिसके तहत पहली बार पंचायतों में और नगर निकायों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिल पाया। और आज नतीजा है कि 40 लाख जनप्रतिनिधियों में लगभग 15 लाख महिलाएं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार 2008 में आदरणीय सोनिया गांधी जी की पहल पर 108वां संविधान संशोधन, जिसमें संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही। नतीजा क्या हुआ? आम सहमति नहीं मिल पाई और राज्यसभा में पास होने के बाद भी वो बिल को स्वीकृति नहीं मिली। और मैं इसके साथ साथ अभी हमारे साथी ने बहुत सी बातें कही, पर ये बताना भूल गए कि महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा कानून बनाए, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो,
दहेज निषेध अधिनियम 1961 हो, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 हो, समान वेतन अधिनियम 1976 हो, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अधिनियम 1990 हो, 73वां 74वां संविधान संशोधन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, अपराध उन्मूलन संशोधन अधिनियम, निर्भया एक्ट, ये कांग्रेस लेकर के आई। और सिर्फ कानून नहीं बनाया, ये महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा देने का रोड मैप था। और केवल हमने कानून नहीं बनाए, हमने वादे नहीं किए, हमने महिलाओं को नेतृत्व भी दिया। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, आजाद भारत की, सरोजनी नायडू जी। और अगर हम उसके पहले का इतिहास उठा ले, मैं एनी बेसेंट से शुरुआत करूं, सरोजनी नायडू जी, नेली सेनगुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, एक नहीं, हमने 5 महिला अध्यक्ष बनाए हैं, उनके नेतृत्व में काम किया और हमें गर्व है। मैं पूछना चाहती हूँ, वहां कौन सा आरक्षण, आपको कौन से संशोधन की आवश्यकता है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास भी गवाह है, वर्तमान में पूछ लीजिए, क्या एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया है? नहीं बनाया। पहली महिला प्रधानमंत्री इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दी, इंदिरा गांधी। और वो इंदिरा गांधी जो ना अमेरिका के सामने झुकी और ना पाकिस्तान के सामने झुकी। अरे प्रधानमंत्री तो इतिहास बनाते हैं, इंदिरा गांधी ने इस दुनिया का भूगोल बदल दिया था बांग्लादेश बना करके, पर किसी के सामने सरेंडर नहीं हुई थी। पहली महिला मुख्यमंत्री, जिस सदन में आज हम बैठे हैं, इस सदन में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रूप में इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी ने दी थी। पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी भी कांग्रेस पार्टी के रिजीम में आई। और यही नहीं, हमने तो 2022 के चुनाव में 33% नहीं, 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा में कांग्रेस ने टिकट दिया था। हमने किसी का इंतजार नहीं किया। आज चर्चा हो रही थी, एक भ्रम फैलाने की बात कि नारी वंदन अधिनियम संशोधन अधिनियम 2023 में विपक्ष ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, सपा ने विरोध किया। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर ये झूठ क्यों? क्या सदन की कार्यवाही इस बात की गवाह नहीं है कि 2023 में जब ये बिल आया था तो आपको 2/3 की आवश्यकता थी, सरकार आपकी थी, पर उस 2/3 में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सारे विपक्ष ने आपका समर्थन किया था और नारी अधिनियम वंदन बिल को पास कराया था और राज्यसभा में सर्वसहमति से पास हुआ। महोदय, अधिष्ठाता महोदय, बिल बनाने से नहीं, बिल को लागू करने की नियत भी होनी चाहिए। अगर आपकी नियत होती तो 2023 में जो बिल अधिनियम बन चुका था, जिसको महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी थी, उसको आपने नोटिफाई तक नहीं किया। नोटिफाई तब किया जब बिल दोबारा 2026 में ले हुआ। किसने रोका था आपको? यही तो मांग थी विपक्ष की, यही मांग थी कांग्रेस की। हम यही तो कह रहे थे कि आप 2023 में जो बिल आपने पास कराया, उसको वैसे ही वर्तमान परिस्थिति में 545 की संसद में उसको लागू कीजिए। यही मांग हमारी कल भी थी। अब बता दीजिए कि बिना परसीमल के कैसे लागू हो सकता है, बता दीजिए, हम स्वागत करेंगे। अरे बता तो दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये भ्रम फैला है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। ये कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है कि परसीमन की आवश्यकता है। 33% आरक्षण जब कांग्रेस पार्टी ने दिया था
तब कोई परिसीमन नहीं हुआ था। ये कहाँ धन्यवाद, लिखा है? आपका समय खत्म हो रहा है। आवश्यकता नहीं है जी। माननीय अध्यक्ष अधिष्ठाता महोदय, ये आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नियत है तो तत्काल इस बिल को लागू करिए वर्तमान स्थिति में। धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं नियम 110 में मैं ये प्रस्ताव रखती हूँ कि अगर जरा भी नैतिकता बची है सरकार की, तो पूरा सदन आज खड़ा है, इधर बैठी महिलाएं हो या उधर बैठी महिलाएं हो, हर महिला सदस्य के लिए मैं एक मांग करती हूं कि सदन पारित करे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से केंद्र सरकार को कि वर्तमान मौजूदा परिस्थिति में ये बिल इसी तरह से पास हो और आरक्षण मिले, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में और 2029 में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। ये मेरा प्रस्ताव है, मैंने नोटिस भी दी है माननीय जी। अंत में धन्यवाद। मैं खत्म करना चाह रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। दो बातें कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी। आज आपने जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत से ऐसी चीजें की जिससे महिलाओं के को कमजोर किया गया। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त महिलाओं के सशक्तिकरण और पेंशन की बात की थी जब इस देश की इकोनॉमी 50,000 करोड़ से भी कम थी, तब भी हमने पेंशन दी थी। आज तो आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात अपराध की बात करते हैं। मैं किसी को भी अक्षम्य है अपराध जो एक महिला के खिलाफ होता है। एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं कहती हूँ अक्षम्य है, चाहे वो कोई भी अपराध करे। पर क्या उन्नाव की पीड़िता को सम्मान मिल सका? क्या लखीमपुर की पीड़िता को सम्मान मिल सका? क्या हाथरस की पीड़िता को सम्मान मिल सका? धन्यवाद मोना जी, आपका काफी समय हो गया, फिनिश कर लीजिए। सम्मान मिल सका? धन्यवाद। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगी, बेटी किसी की भी हो, उसका चीरहरण सदन में नहीं होना चाहिए। आज रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस गौरवमयी सदन में होता है। तिरस्कृत कोई पुरुष नहीं होता, लज्जित महिला होती। इसलिए मैं आपसे यही मांग करूंगी जी, कि धन्यवाद। आज महिला को अगर सशक्त करना है तो ये सदन सर्वसहमति से इस बिल को, इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजे कि तत्काल। धन्यवाद आराधना जी, आपका समय हो गया। 35% आरक्षण माननीय मनोज पांडे जी। अंत में एक बात कह करके मैं एक सेकेंड लूंगी, एक सेकेंड लेके अपनी बात को खत्म करूंगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक दो पंक्तियां हैं और जरूर कहूंगी, और यहाँ बैठे सदन के सभी महिलाओं से कहूंगी, आपसे भी कहूंगी अधिष्ठाता महोदय, सुनो द्रौपदी अस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आई। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई हम महिलाओं की, और इसको हमें मिल करके लड़ना है। और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन इसके साथ है। बहुत थैंक यू।